सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई, और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें ये गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी, और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसन दास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया।
उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का योग। हमारे जीवन में कई स्थितियां आती है जब हमें पूर्णांकों का योग यानी एडिशन ऑफ इंटीजर्स करना आवश्यक हो जाता है, जैसे लाभों का योग या हानियों का योग, तापमानों का योग, दूरियों का योग इत्यादि। आइए जाने ऐसी स्थितियों में पूर्णांकों का योग कैसे करें। चलिए शुरुआत करते हैं धनात्मक पूर्णांकों के योग से, यानी एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स से। मान लीजिए एक दुकानदार ने एक पेन और एक पेंसिल बेची। उसे पेन बेचने पर ₹5 का और पेंसिल बेचने पर ₹3 का लाभ यानी प्रॉफिट हुआ। अगर हमें कुल लाभ पता करना हो तो हमें दोनों लाभों को जोड़ना होगा। पूर्णांकों की शुरुआती वीडियो में हमने यह सीखा है कि ₹5 का लाभ व्यक्त किया जाएगा धन ₹5 से। इसी तरह ₹3 का लाभ व्यक्त किया जाएगा धन 3 से। इस तरह से कुल लाभ होगा धन 5 धन 3। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ दोनों ही धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों का योग प्राप्त करने के लिए हम इन्हें चिन्ह के बिना जोड़ते हैं और परिणाम के साथ धन चिन्ह लगाते हैं। इस नियम से धन 5 और धन 3 को चिन्ह के बिना जोड़ेंगे तो परिणाम आएगा 8 और फिर हम इसके साथ धन चिन्ह लगाकर कुल लाभ प्राप्त करेंगे धन 8। यहाँ धन चिन्ह व्यक्त करता है लाभ और उसके साथ लिखी संख्या व्यक्त करती है लाभ की राशि या मान। इसलिए हम कह सकते हैं कि दुकानदार को कुल ₹8 का लाभ हुआ। क्या हम पूर्णांकों के योग के लिए संख्या रेखा का प्रयोग कर सकते हैं? विचार करें। चलिए हम बताते हैं। जैसे पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स का योग संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर व्यक्त किया जा सकता है, वैसे ही पूर्णांकों का योग भी संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। इसे हम धन 5 धन 3 के उदाहरण से समझेंगे। योग करने के लिए सबसे पहले पूर्णांकों की एक संख्या रेखा बनाएं। यहाँ पहला पूर्णांक है धन 5। चूंकि यह एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम 0 से 5 कदम दाईं ओर चलेंगे। इससे हम पहुँच जाएंगे धन 5 पर। अब दूसरा पूर्णांक है धन 3। चूंकि यह भी धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम धन 5 के दाईं दिशा में 3 कदम और चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे पूर्णांक धन 8 पर, जो कि धन 5 धन 3 का परिणाम है। अब आइए जाने ऋणात्मक पूर्णांकों का योग यानी एडिशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कैसे किया जाता है। मान लीजिए दुकानदार को पेन बेचने पर
₹5 की और पेंसिल बेचने पर ₹3 की हानि हुई, यानी कि लॉस हुआ। यहाँ भी कुल हानि प्राप्त करने के लिए हमें दोनों हानियों को जोड़ना होगा। चूंकि हानि ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स से व्यक्त की जाती है, इसलिए हम पेन बेचने पर हुई हानि -5 से व्यक्त करेंगे और पेंसिल बेचने पर हुई हानि -3 से व्यक्त करेंगे, यानी कि कुल हानि होगी -5 धन -3। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है। किन्हीं भी दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग प्राप्त करने के लिए हम इन्हें चिन्ह के बिना जोड़ते हैं और परिणाम के साथ ऋण चिन्ह लगाते हैं। इस तरह से -5 और -3 का चिन्ह के बिना योग होगा 8 और फिर हम इसके साथ ऋण चिन्ह लगाकर -5 धन -3 का परिणाम प्राप्त कर लेंगे -8। यहाँ ऋण चिन्ह व्यक्त करता है हानि और उसके साथ लिखी संख्या व्यक्त करती है हानि की राशि या मान। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि दुकानदार को कुल 8 रुपयों की हानि हुई। ऋणात्मक पूर्णांकों का योग प्राप्त करने के लिए भी संख्या रेखा का उपयोग किया जा सकता है। चलिए इसे -5 धन -3 के उदाहरण से समझें। पहले पूर्णांकों की एक संख्या रेखा बनाएं। यहाँ पहला पूर्णांक है -5, जो कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम 0 से 5 कदम बाईं ओर चलेंगे। इससे हम पहुँच जाएंगे संख्या -5 पर। अब दूसरा पूर्णांक है -3। चूँकि यह भी एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम -5 के बाईं ओर 3 कदम और चलेंगे। इससे हम पहुँच जाएंगे पूर्णांक -8 पर, जो कि -5 धन -3 का परिणाम है। इन दोनों उदाहरणों से एक बात आप समझ ही गए होंगे कि अगर पूर्णांकों का चिन्ह समान हो तो उन्हें चिन्ह के बिना जोड़ा जाता है और परिणाम के साथ जोड़ी जाने वाली संख्याओं का चिन्ह लगाया जाता है। अब अगर हमें एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग करना होगा तो यह हम कैसे करेंगे? विचार करें। चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए दुकानदार को पेन बेचने पर ₹5 की हानि हुई और पेंसिल बेचने पर ₹3 का लाभ हुआ। अब अगर हमें पता करना है दुकानदार को कुल लाभ या हानि कितनी हुई है, तो हमें इन दोनों को मिलाना होगा, यानी कि कुल लाभ या हानि बराबर -5 धन -3। ऐसी स्थिति में जब एक संख्या धनात्मक पूर्णांक है और दूसरी ऋणात्मक पूर्णांक, हम संख्याओं का चिन्ह नजरअंदाज कर इनका संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ -5 का संख्यात्मक मान है 5 और -3 का संख्यात्मक मान है 3। फिर हम बड़े संख्यात्मक मान से छोटा संख्यात्मक मान घटाते हैं। इससे परिणाम प्राप्त होगा 2 और फिर हम परिणाम के साथ बड़े संख्यात्मक मान वाली संख्या का चिन्ह लगा देते हैं, यानी कि -5 धन -3 का परिणाम प्राप्त होगा -2। इससे यह समझता है कि दुकानदार को 2 रुपए की हानि हुई है। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक का योग संख्या रेखा पर भी व्यक्त किया जा सकता है। चलिए इसे -5 धन -3 के उदाहरण से समझें। पहले पूर्णांकों की एक संख्या रेखा बनाएं। यहाँ पहला पूर्णांक है -5, जो कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम 0 से 5 कदम बाईं ओर चलेंगे। इससे हम पहुँच जाएंगे -5 पर। अब दूसरा पूर्णांक है -3। चूंकि यह एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम -5 के दाईं ओर 3 कदम और चलेंगे। इससे हम पहुँच जाएंगे पूर्णांक -2 पर, जो कि -5 धन -3 का परिणाम है। अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर पूर्णांकों का चिन्ह समान न हो तो बड़े संख्यात्मक मान से छोटा संख्यात्मक मान घटाते हैं और परिणाम के साथ बड़े संख्यात्मक मान वाली संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। तो आज हमने पूर्णांकों के योग की निम्नलिखित 3 स्थितियां सीखी। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। किसी स्थान पर सुबह 5 बजे का तापमान था 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस।
यह दोपहर 1 बजे तक 22 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। तो दोपहर 1 बजे का तापमान क्या था? दिए उदाहरण में सुबह 5 बजे का तापमान दिया है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस। चूंकि यह तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसे हम ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर ऋण 4 डिग्री सेल्सियस से व्यक्त करेंगे। दोपहर 1 बजे तक तापमान में 22 डिग्री सेल्सियस से बढ़त यानी इंक्रीज हुई। चूंकि बढ़त धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर से व्यक्त की जाती है, इसलिए इसे हम धन 22 डिग्री सेल्सियस से व्यक्त करेंगे। चूंकि तापमान ऋण 4 डिग्री सेल्सियस इतना था और बढ़त धन 22 डिग्री सेल्सियस इतनी हुई, इसलिए दोपहर 1 बजे का तापमान सुबह 5 बजे के तापमान के साथ तापमान में बढ़त जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि ऋण 4 डिग्री सेल्सियस और धन 22 डिग्री सेल्सियस के योग यानी एडिशन से। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, योग में चिन्ह अलग अलग हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसे पूर्णांकों को हम कैसे जोड़ेंगे? सोचिए। आपने बिल्कुल सही सोचा। इनका योग करने के लिए पहले हम संख्याओं का चिन्ह नजरअंदाज करेंगे। इससे हमें इनका संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात होगा, जो है 4 और 22। फिर हम बड़े संख्यात्मक मान 22 से छोटा संख्यात्मक मान 4 घटाएंगे। इससे परिणाम प्राप्त होगा 18 और अंतिम चरण में हम इस परिणाम के साथ जिस संख्या का संख्यात्मक मान बड़ा है उसका चिन्ह लगा देंगे, यानी कि धन 22 का धन चिन्ह। इस तरह से ऋण 4 डिग्री सेल्सियस और धन 22 डिग्री सेल्सियस के योग का परिणाम है धन 18 डिग्री सेल्सियस। इसलिए दोपहर 1 बजे का तापमान था धन 18 डिग्री सेल्सियस। अगला उदाहरण, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। ऋण 3 और धन 3 का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पूर्णांकों की संख्या रेखा बनाएं। पहला पूर्णांक ऋण 3 है। ऋण चिन्ह हमें बताता है कि संख्या रेखा पर 0 से बाईं ओर चलना है और इसके साथ लिखी संख्या बताती है कि कितने कदम चलने हैं। इस तरह से हम संख्या रेखा पर 0 से बाईं ओर 3 कदम चलेंगे। दूसरी संख्या है धन 3, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। धन चिन्ह हमें बताता है कि संख्या रेखा पर दाईं ओर चलना है और इसके साथ लिखी संख्या बताती है कितने कदम चलने हैं। इसलिए हम संख्या रेखा पर ऋण 3 से दाईं ओर 3 कदम चलेंगे। अंतिम कदम के साथ हम 0 पर पहुंच जाएंगे, जो ऋण 3 धन 3 का परिणाम है। इस तरह से किसी भी संख्या धनात्मक a को दूसरी संख्या ऋणात्मक a के साथ जोड़ने पर परिणाम 0 ही प्राप्त होता है। ऐसी संख्याएं जिनका योग 0 होता है एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स कहलाती हैं। ऋण 3 और ऋण 1 का योग करने के लिए हम संख्या रेखा पर 0 से बाईं ओर 3 कदम चलेंगे और फिर बाईं ओर 1 कदम और चलेंगे। इसके साथ हम ऋण 4 पर पहुंच जाएंगे, जो ऋण 3 धन ऋण 1 का परिणाम है। किसी संख्या के साथ ऋण 1 मिलाने से या उस संख्या के बाईं ओर 1 कदम चलने से हमें उस संख्या का पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर प्राप्त होता है। ऋण 3 और धन 1 का योग करने के लिए हम संख्या रेखा पर 0 से बाईं ओर 3 कदम चलेंगे और फिर धन 1 धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए दाईं ओर 1 कदम चलेंगे। इसके साथ हम ऋण 2 पर पहुंच जाएंगे, जो ऋण 3 धन 1 का परिणाम है। किसी संख्या के साथ धन 1 मिलाने पर या उस संख्या के बाईं ओर 1 कदम चलने पर हमें उस संख्या का परवर्ती यानी सक्सेसर प्राप्त होता है। अगर हम बात करें 0 और ऋण 5 के योग की, तो किसी भी संख्या का 0 के साथ योग करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि यहाँ हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 5। इसलिए 0 को योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इस प्रकार आज हमने देखे पूर्णांकों के योग के उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1,
2 धन ऋण 6 का परिणाम क्या होगा? जब संख्याओं का चिन्ह अलग अलग हो तो इन्हें जोड़ने के लिए पहले दोनों संख्याओं का चिन्ह के बिना मान ज्ञात किया जाता है, जिसे हम संख्यात्मक मान यानी न्यूमरल वैल्यू कहते हैं। फिर बड़े संख्यात्मक मान से छोटा संख्यात्मक मान घटाया जाता है। आने वाले परिणाम के साथ जिस संख्या का संख्यात्मक मान बड़ा होगा उसका चिन्ह लगाया जाएगा। ऐसा करने पर सही जवाब प्राप्त होता है ऑप्शन 1 ऋण 4। कई बार योग करते समय चिन्हों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और संख्याओं को जोड़कर ऑप्शन 2 8 यह गलत जवाब दिया जाता है। इसी तरह कई बार संख्याओं का संख्यात्मक मान यानी चिन्ह के बिना मान जोड़ दिया जाता है और बड़े संख्यात्मक मान वाले पूर्णांक का चिन्ह लगाया जाता है। इससे ऑप्शन 3 ऋण 8 यह गलत जवाब दिया जाता है। मिथ्या धारणा 2, निम्नलिखित पर्यायों में कौन सा पर्याय दी गई अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है? पहले कथन से पता चलता है कि फल वाले को 1 किलो सेब बेचने पर 4 रुपए का और 1 किलो अंगूर बेचने पर 5 रुपए का नुकसान होता है। जैसे कि आपको पता होगा, नुकसान ऋण चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। चूँकि यहाँ 4 रुपए का और 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, इसलिए कुल नुकसान ऋण 4 और ऋण 5 के योग से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए पहला कथन दी अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त है, यानी कि यह दिए सवाल का जवाब नहीं हो सकता। कई बार यह धारणा बन जाती है कि नुकसान प्राप्त करने के लिए व्यवकलन किया जाता है और इसलिए कथन को ऋण 4 ऋण 5 इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, पर इस स्थिति को इस प्रकार व्यक्त करने का तरीका गलत है। इसे व्यक्त करने का सही तरीका है ऋण 4 धन ऋण 5। दूसरे कथन से पता चलता है कि एक व्यक्ति पहले 4 सीढ़ियां ऊपर जाता है और फिर 5 सीढ़ियां नीचे आता है। हम इधर ऊपर की दिशा धन चिन्ह से और नीचे की दिशा ऋण चिन्ह से व्यक्त करेंगे। इसलिए अब वह कौन सी सीढ़ी पर है यह प्राप्त करने के लिए अभिव्यक्ति होगी धन 4 धन ऋण 5, न कि ऋण 4 धन ऋण 5। इसलिए दूसरा कथन दी गई अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त कथन नहीं है, यानी कि दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2। कई बार बच्चे ऊपर और नीचे की दिशा को नजरअंदाज करके बस सीढ़ियों की संख्या को जोड़ देते हैं। यहाँ वे नीचे की सीढ़ियों को ऋण चिन्ह से व्यक्त नहीं करते। यह एक गलत समझ है। तीसरे कथन से पता चलता है कि डिब्बे से पहले 4 लड्डू और फिर 5 लड्डू निकाले जाते हैं। चूँकि निकाले गए लड्डुओं की संख्या ऋण चिन्ह से व्यक्त की जाती है, इसलिए निकाले गए लड्डुओं की संख्या ऋण 4 और ऋण 5 के योग से प्राप्त की जा सकती है। इसलिए तीसरा कथन भी दी अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त है, यानी कि यह भी दिए सवाल का जवाब नहीं हो सकता। कई बार निकाले गए लड्डुओं की संख्या पता करने के लिए व्यवकलन किया जाता है और तीसरे कथन के लिए अभिव्यक्ति ऋण 4 ऋण 5 इस प्रकार व्यक्त कर दी जाती है, पर यह गलत है। इस प्रकार आज हमने देखी पूर्णांकों के योग से संबंधित मिथ्या धारणाएं। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। आज हम सीखेंगे तिर्यक छेदी रेखा।
क्या आप नॉट एंड क्रॉस खेल खेलते हैं? इसे खेलने के लिए हमें 4 रेखाएं यानी लाइंस बनानी आवश्यक होती है। क्या आप पता कर सकते हैं यहाँ प्रत्येक रेखा कितनी अतिरिक्त रेखाओं को प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करती है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। आप देख पाएंगे कि यहाँ प्रत्येक रेखा 2 अतिरिक्त रेखाओं को भिन्न बिंदुओं यानी पॉइंट्स पर प्रतिच्छेद करती है। वह रेखा जो एक ही तल यानी प्लेन में स्थित 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उन रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा यानी ट्रांसवर्सल कहलाती है। जैसे अगर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ रेखा R, रेखा P और रेखा Q को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए रेखा R, रेखा P और रेखा Q की तिर्यकछेदी रेखा है। यह 2 रेखाओं के साथ विभिन्न कोण यानी एंगल बनाती है, जिनमें काफी रोचक संबंध होते हैं। इन्हें हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हम तिर्यकछेदी रेखा की समझ बनाएंगे। इस आकृति को देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि रेखा P और रेखा Q समांतर यानी पैरेलल है। इन दोनों को रेखा R भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए हम रेखा R को रेखा P और रेखा Q की तिर्यकछेदी रेखा कह सकते हैं। यहाँ आप यह भी देख सकते हैं कि 2 रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा उन्हें 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि 2 रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा के 2 प्रतिच्छेदन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं। अब इस आकृति को देखिए। क्या यहाँ भी रेखा R एक तिर्यकछेदी रेखा है? सोचिए सोचिए। जैसा कि हमने पढ़ा, वह रेखा जो एक ही तल में स्थित 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उन रेखाओं की एक तिर्यकछेदी रेखा कहलाती है। क्योंकि यहाँ रेखा R, रेखा P, रेखा Q और रेखा S को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए हम रेखा R को रेखा P, Q और S की तिर्यकछेदी रेखा कह सकते हैं। यहाँ आप यह भी देख सकते हैं कि 3 रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा के 3 प्रतिच्छेदन बिंदु होते हैं। इसी तरह अगर हम 4 रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा बनाएं, तो वह उन्हें 4 प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। अब इस आधार पर हम कह सकते हैं कि तिर्यकछेदी रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या प्रतिच्छेदन की जाने वाली रेखाओं की संख्या के बराबर होती है। तो बताइए, 6 रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या क्या होगी? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यह संख्या होगी 6। अब चलिए इस आकृति की बात करें। क्या यहाँ रेखा R, रेखा P और रेखा Q की तिर्यकछेदी रेखा है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ हम देखते हैं कि रेखा R, रेखा P और रेखा Q को प्रतिच्छेद तो करती है, लेकिन वह दोनों को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अलग अलग बिंदुओं पर नहीं। ऐसी स्थिति में हम रेखा R को रेखा P और रेखा Q की तिर्यकछेदी रेखा नहीं कहते। क्या यहाँ रेखा R तीनों रेखाओं P, Q और S की तिर्यकछेदी रेखा है? विचार करें। आपने बिल्कुल सही सोचा। यहाँ रेखा P, रेखा Q और रेखा R एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए हम R को तीनों रेखाओं P, Q और S की तिर्यकछेदी रेखा नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ R, Q और S को अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए हम R को Q और S की तिर्यकछेदी रेखा जरूर कह सकते हैं। इसी तरह हम यह भी देखते हैं कि R, P और रेखा S को भी अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए R इन दोनों की भी तिर्यकछेदी रेखा है। अब आपकी तिर्यकछेदी रेखाओं की समझ ठीक से बन गई होगी। अब जरा सोचिए, 2 रेखाओं के लिए कितनी तिर्यकछेदी रेखाएं खींची जा सकती है? चलिए हम बताते हैं। रेखाएं दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती जाती है, इसलिए हम इनकी अपरिमित रूप से अनेक तिर्यकछेदी रेखाएं खींच सकते हैं। अब आपकी तिर्यकछेदी रेखा की समझ बन गई होगी। तो आज हमने सीखा तिर्यकछेदी रेखा
अगले वीडियो में हम तिर्यकछेदी रेखा द्वारा निर्मित कोणों की चर्चा करेंगे। क्या आप लोगों को याद है कि हमने अपने पिछले सत्र में क्या सीखा था? बिल्कुल सही। हमने सीखा था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, चलिए अब इस सत्र में देखते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल कैसे किया जाता है। हम इस समीकरण को अपने पिछले सत्र में देख चुके हैं। चलिए अब इस समीकरण में x के मान को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम एक समीकरण को एक तराजू के जैसे समझ सकते हैं। अगर तराजू के दोनों पलड़ों में बराबर वजन है तो तराजू संतुलित होता है। एक समीकरण भी ठीक इसी प्रकार का होता है। इसमें बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के व्यंजकों का मान बराबर होता है। संख्याओं को वजन के समान समझें। तो हमारा काम x का ऐसा मान ढूंढना है जिससे समीकरण का संतुलन ना बिगड़े। क्या आप सोच सकते हैं कि x का मान कैसे निकाला जाए? योजना यह है कि हमें बाएं पक्ष में किसी तरह इन सभी संख्याओं को हटाकर सिर्फ x रखना है, और यह करते समय दोनों पक्षों को संतुलन में रखने के लिए हमें दाएं पक्ष से भी कुछ हटाना पड़ेगा। अगर हम यह करने में सफल होते हैं तो x का मान दाएं पक्ष की संख्या के बराबर होगा। इस कदम पर एक समीकरण को एक तराजू के जैसे समझना हमारी मदद करेगा। हम जानते हैं कि यदि हम तराजू के एक पलड़े में कुछ वजन डालते हैं तो तराजू को संतुलित रखने के लिए हमें दूसरे पलड़े में भी बराबर वजन डालना होगा। इसी प्रकार यदि हम एक पलड़े से कुछ वजन हटाते हैं तो हमें दूसरे पलड़े से भी बराबर वजन निकालना होगा। इसी प्रकार हम अपने समीकरण में 4 संक्रियाएं कर सकते हैं। वे हैं जोड़, घटाव, गुणन और विभाजन। अगर हम एक पक्ष में कोई संख्या जोड़ते हैं तो हमें दूसरे पक्ष में भी वही संख्या जोड़नी पड़ेगी। इसी प्रकार यदि हम कोई संख्या घटाए, किसी संख्या से गुणा करें या भाग दें तो हमें वह संक्रिया दोनों पक्षों में करनी पड़ेगी। तो आइए अब इस समीकरण को हल करें। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहां से इस 50 को हटाना सरल है, तो हम दोनों पक्षों से 50 घटा देते हैं। अब यह समीकरण ऐसा बन जाता है। हमें मिलता है कि 3 गुणा x 30 के बराबर है। तो हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? अब हमें इस 3 से छुटकारा पाने की जरूरत है। क्योंकि 3 को x से गुणा किया जा रहा है, हम इस पद को 3 से भाग करके 3 से छुटकारा पा सकते हैं, पर फिर हमें दाएं पक्ष को भी 3 से भाग करना पड़ेगा। इस प्रकार बाएं पक्ष में
3 और 3 आपस में निरस्त हो जाते हैं और दाएं पक्ष में 30 को 3 से भागने पर 10 आता है। तो अंत में हमें x का मूल्य 10 उपलब्ध होता है। तो इस सत्र में हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखा। अगले सत्र में हम ऐसे समीकरणों को हल कैसे करें, यह बेहतर समझने के लिए कुछ और उदाहरण देखेंगे। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने देखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे किया जाता है। अब इस सत्र में हम कुछ उदाहरणों के जरिए ये समझेंगे कि ऐसे समीकरणों को थोड़े कुशल तरीके से कैसे हल किया जाता है। इस परिस्थिति पर विचार करें। रघु को डाकिये से एक आयताकार पार्सल मिला। वो उस पार्सल के अंदर की वस्तु का अनुमान लगाने के लिए उस पार्सल को मापना चाहता है। उसके पास 5 सेंटीमीटर लंबा पैमाना है जिसका वो पार्सल को मापने में उपयोग करता है। उसने पाया कि पार्सल की चौड़ाई ठीक 5 सेंटीमीटर है, पर लंबाई 5 सेंटीमीटर से थोड़ी ज्यादा है। उसका पैमाना पार्सल की लंबाई मापने के लिए अपर्याप्त है। उसने यह भी ध्यान दिया है कि पार्सल पर छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था कि इस आयताकार आकार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है। अब पार्सल की लंबाई ढूंढने में आप रघु की मदद कैसे करेंगे? चलिए मिलकर उसकी मदद करते हैं। हमें पता है कि पार्सल की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और पार्सल की लंबाई 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो हम पार्सल की लंबाई को 5 और कुछ 20 सेंटीमीटर के योग के बराबर लिख सकते हैं। हमें पार्सल का क्षेत्रफल भी पता है, यह 45 वर्ग सेंटीमीटर है। हमें पता है कि एक आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम उसके क्षेत्रफल के साथ एक समीकरण ऐसे बना सकते हैं। यहाँ चर b का मान पाने के लिए हमें इस समीकरण को हल करना पड़ेगा। तो चलिए अपने समीकरण के साथ आगे बढ़ते हैं। हम अपने समीकरण को ऐसे विस्तृत कर सकते हैं। अब हमें बाएं पक्ष से 25 को हटाने के लिए दोनों पक्षों से 25 घटाना पड़ेगा और फिर हमें यह नया समीकरण मिलता है। पर इन कदमों को ध्यान से देखें। अपने समीकरण में दोनों पक्षों से 25 घटाने की जगह क्या हम 25 को बाएं पक्ष से सीधे दाएं पक्ष में डाल सकते हैं? हाँ, हम यह कर सकते हैं। जब हम यह करते हैं, हम पाते हैं कि यह समीकरण और दोनों पक्षों से 25 घटाने के बाद मिला समीकरण दोनों समान हैं। ध्यान देने के लिए एक जरूरी बात है कि जब हम 25 को पक्षांतर करते हैं तब हम उसका चिन्ह बदलते हैं। मतलब दाएं पक्ष में जाने के बाद 25 एक धनात्मक से ऋणात्मक संख्या बन जाती है। अब हम b के मूल्य को ढूंढने के लिए दोनों पक्षों को 5 से भाग करेंगे। जब हम यह करते हैं, हम पाते हैं कि b का मूल्य 4 के बराबर है। अब हम जानते हैं कि पार्सल की लंबाई 5 और b के योग के बराबर है। इसका मतलब है कि पार्सल की लंबाई 5 और 4 का योग यानी कि 9 के बराबर है। आइए एक और सरल सवाल को हल करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारा पहला कदम क्या होगा? हाँ, हम ऋणात्मक 5 को दाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे। पर सावधान, जब हम ऋणात्मक 5 को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तब वह धनात्मक 5 बन जाएगा। इस कदम के बाद हमें x का मूल्य 15 के बराबर मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें अपना हल सिर्फ एक ही कदम में ऋणात्मक 5 को दूसरी तरफ पक्षांतर करने से मिल गया। तो यह कुशल तरीका हमें आगामी सत्रों में समीकरणों को तेजी से हल करने में मदद करेगा। तो पाठ को समाप्त करने के लिए हमने देखा कि हम संख्याओं को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर एक चर वाले रैखिक समीकरणों को सरलता और कुशलता से हल कर सकते हैं।
पर हमेशा याद रखिए कि जब हम एक संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर करते हैं, हम उसका चिन्ह बदलते हैं। अगर एक संख्या एक पक्ष में जुड़ती है तो दूसरे पक्ष में भेजने के बाद उसे उस पक्ष में से घटाना पड़ेगा, और अगर एक संख्या एक पक्ष में से घटती है तो दूसरे पक्ष में जाने के बाद उसे उस पक्ष में जुड़ना पड़ेगा। इसका मतलब जोड़ घटाव बन जाता है और घटाव जोड़ बन जाता है। अगले वीडियो में हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करते समय उठने वाले कुछ भ्रमों को देखेंगे। पिछले सत्र में हमने यह देखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं। मित्रों, अब इस सत्र में हम इस संकल्पना के परिवेश में एक सामान्य गलती की ओर नजर डालेंगे। मान लीजिए हमें यह समीकरण दिया गया है और x के मान को खोजने के लिए कहा गया है। जो विकल्प हमें दिए गए हैं वे इस प्रकार है। आपके अनुसार सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर बी विकल्प है, अर्थात x 2 के समान है। अब कुछ लोगों का उत्तर ए विकल्प आया होगा। ऐसा क्यों हुआ? हमसे कहां गलती हुई? चलिए पता लगाते हैं। जो समीकरण हमारे पास है वह यह है। क्योंकि 8 इस पद से गुणा किया है तो हम कोष्ठक को खोलकर सरलीकृत करेंगे। लेकिन यहां हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि 8 से गुणा करने के दौरान हम केवल 4x को 8 से गुणा करते हैं और 3 को 8 से गुणा करना भूल जाते हैं। इसीलिए हमें गलत उत्तर मिलता है। यदि हम ध्यान दें तो हम यह देखेंगे कि संपूर्ण कोष्ठक जिसमें यह व्यंजन सम्मिलित है उसको 8 से गुणा किया गया है, ना कि केवल 4x से। इसलिए 4x के साथ हम ऋणात्मक 3 को भी 8 से गुणा करेंगे। तो हमारा दूसरा कदम कुछ इस प्रकार दिखेगा। इसीलिए जब एक संख्या को उस कोष्ठक से गुणा करते हैं जो एक से ज्यादा पद से सम्मिलित है, तो हमें यह ध्यानपूर्वक सुनिश्चित करना होता है कि वह संख्या कोष्ठक में मौजूद सभी पदों से गुणा की जाए। अब हम जानते हैं कि इस समीकरण को कैसे हल करते हैं। यदि हम इस समीकरण को हल करते हैं तो हमें x का मान 2 के बराबर प्राप्त होगा। आज के इस सत्र में हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते समय होने वाली एक सामान्य गलती देखी। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के कड़ी में चलते हैं ज़ेब्रा के एनक्लोजर की ओर। ज़ेब्रा अफ्रीका में पाए जाने वाला घोड़े प्रजाति का पशु है। इसकी ऊंचाई 4 फीट 6 इंच तक और वजन 350 किलोग्राम तक होती है। इसके दौड़ने की रफ्तार 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ज़ेब्रा मुख्यतः हरी पत्तियां, घास, पेड़ों की टहनियां एवं छाल खाता है।
वास्तव में ज़ेब्रा काले रंग के होते हैं और बाद में उनके शरीर पर सफेद रंग की धारियां बननी शुरू हो जाती हैं। जिस तरह से हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, उसी तरह से हर ज़ेब्रा के शरीर पर बनी धारियों का पैटर्न भी अलग अलग होता है। ज़ेब्रा बड़े बहादुर होते हैं और किसी शिकारी से बचने के लिए ये समूह में रहते हैं, जिससे शिकारी के लिए किसी ज़ेब्रा को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब कोई ज़ेब्रा किसी शिकारी द्वारा घायल हो जाता है तो दूसरे ज़ेब्रा उसके आसपास इकट्ठा होकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही वो भागते हुए जिग-जैग मोशन में भागने के कारण शिकारियों को धोखा भी दे देते हैं। पटना जू में ज़ेब्रा 2006-07 से है और वर्तमान में अभी हमारे पास 2 ज़ेब्रा हैं, एक नर तथा एक मादा। और जो फीमेल ज़ेब्रा है इसे लास्ट ईयर अलीपुर जू से कलकत्ता से लाया गया था और हमारा प्रयास है कि इनमें भी प्रजनन करवाकर इनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। जब हम ज़ेब्रा की बात करते हैं तो इसके बारे में बताना लाजमी होगा कि ज़ेब्रा एक एक्जोटिक एनिमल है, अर्थात ये इंडिया में नहीं पाया जाता है। इनका जो नेचुरल हैबिटाट है वो अफ्रीका है। पटना जू में जो ज़ेब्रा हैं इनके लिए काफ़ी बड़ा इनक्लोजर बनाया गया है। इसके अलावा 2 इनका नाइट हाउस भी है जो इनके में इन्हें खाना देने तथा शेड में बारिश वगैरह में छिपने के लिए जगह प्रदान करता है। ये ज़्यादातर जो ड्राई एरियाज़ में रहते हैं तथा बालू और उस तरह के एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। इन्हें बरसात और जो ह्यूमिड एरिया है उसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो उसी से मिलता जुलता यहाँ पटना के जो जू इनक्लोजर है इसको उसी ढंग से नेचुरलिस्टिक बनाया जाता है। इसके मेंटेनेंस के तौर पे हम लोग यहाँ पे जो बालू का रेगुलर चेंज करते हैं तथा चूना इत्यादि का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि इनमें फ्ली या अन्य किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। मादा ज़ेब्रा 3 वर्ष में और नर ज़ेब्रा 5 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनका गर्भावस्था काल लगभग 12 माह का होता है। ये सामान्यतः 25 वर्षों तक जीवित रहते हैं। ज़ेब्रा की सुनने और देखने की क्षमता अधिक होती है और यह रात में भी देखने में सक्षम हैं। ज़ेब्रा के सोने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। वो लेटकर सोने के बजाय खड़े खड़े ही सो लेते हैं। झुंड में चलते हुए नर ज़ेब्रा सबसे आगे चलते हैं और उनके पीछे मादा ज़ेब्रा चलती हैं। नर ज़ेब्रा झुंड को लीड करता है। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।